हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दो चर का मतलब क्या होता है। देखो, दो चर का मतलब हो गया कि ऐसा समीकरण, इसमें कितने चर रहेंगे, दो चर, जैसे एक्स और वाई या फिर यू और वी। इसी तरीके से कोई भी दो चर होंगे, चाहे एक्स और वाई रहें या यू भी रहे, दो चर होंगे। चर तो आप जानते हैं जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे अक्षर जो होते हैं उनको हम ज़्यादातर चर बोलते हैं। अब देखिए, रैखिक रैखिक का मतलब क्या होता है। इसमें जो चर की घात होगी वो कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक। जो चर की पावर होगी, जो वेरिएबल की पावर होगी, वो कितनी होगी, वन। और समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब कितना होता है, दो। यानी कि दो समीकरण रहेंगे। कितने समीकरण, दो समीकरण। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि दो। अब इसको समझ ले, मैंने आपको एक एक शब्द का मतलब समझा दिया। दो चर का मतलब दो चर रहेंगे, या तो एक्स वाई रहेगा या तो यू भी रहेगा, इस तरीके से। या फिर रैखिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो चर की घात होगी वो हमेशा कितनी होगी, एक होगी। और युग्म का मतलब जोड़ा हो गया, यानी कि दो इक्वेशन रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ समीकरण लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो मैं समीकरण लिखता हूँ 2x प्लस 4y इक्वल टू -3। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, क्या है, दो चर हो गए, ठीक है। दो चर हो गए और एक समीकरण है, और पावर कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ भी पावर वन है, यहाँ पे पावर वन है, तो पावर वन हो गई, ठीक है। लेकिन क्या होगा, युग्म में होगा, यानी कि एक समीकरण तो ये है और दूसरा समीकरण मैं बना देता हूँ। देखो, -4x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए, यहाँ पे भी दो चर हैं, घात कितनी है, दोनों में घात एक है, और ये रैखिक है, तो दो चर हो गए। और चूंकि पावर सभी में चर की पावर एक है, इसलिए ये क्या हो गया, रैखिक हो गए, ठीक है। और दो समीकरण है, इसलिए युग्म में है, तो हमारा ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो इसी रूप का होता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब ये समीकरण बनते कैसे हैं, मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, कि एक मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ जिसका हमें समीकरण बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा, यदि तीन पेंसिल और चार पेन, तीन पेंसिल और चार पेन का मूल्य कितना है, 39 रुपया है, तथा दो पेंसिल और तीन पेन का जो मूल्य है 28 रुपया है, तो इसका समीकरण आपको बनाना है। तो किस तरीके से समीकरण बनाते हैं, और जो यहाँ पे समीकरण बनेगा, चूंकि दो केसेस दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो समीकरण बनेगा वो इसी तरीके से दो चर का रैखिक समीकरण बनेगा। ये देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं, चूंकि हमें पेंसिल और पेन दो चीज़ें दी है और दोनों का मूल्य हमें नहीं पता है कितना कितना है, क्योंकि तीन पेंसिल और चार पेन का मूल्य दिया है, एक पेंसिल एक पेन का मूल्य हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं, माना माना एक माना एक पेंसिल, क्योंकि एक का हमें पता हो जाएगा, एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य हमें पता रहेगा, तो हम और सबका निकाल सकते हैं। तो माना एक पेंसिल, और ऐसे लिख लेते हैं, माना एक पेंसिल, एक मिनट, माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक पेन का मूल्य कितना है, y है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, और एक पेन का मूल्य कितना है, y है। तो एक का मान लेंगे तो हमें और सब दिखाने में आसानी होगी। तो अब देखिए, पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, तीन पेंसिल और चार पेन का मूल्य 39 रुपया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, तीन पेन, अच्छा बताइए, तीन पेंसिल, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो तीन पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 3 × x होगा कि नहीं। एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो थ्री पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 3 × x हो जाएगा। और का मतलब प्लस, ठीक है। फिर चार पेन का मूल्य, ठीक है, चार पेन का मूल्य, अब बताओ, एक पेन का मूल्य y है, तो चार पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 4 × y हो जाएगा। अगर एक पेन का मूल्य y है, तो चार पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 4 × y। और इन दोनों का जो जोड़ आता है वो कितना आता है, 39 रुपया। कितना आता है, 39 रुपया। मैंने 39 लिख दिया, ये हमारा समीकरण एक बन गया। ये दूसरा केस क्या है, ये तो हमारा केस वन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा केस क्या दिया था इसमें। दूसरा केस ये दिया था, कह रहा था कि दो पेंसिल, क्या कह रहा था, दो पेंसिल और तीन पेन, दो पेंसिल और तीन पेन का मूल्य कितना है, 28 रुपया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दो पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया, तो दो पेंसिल का 2 × x, ठीक है, प्लस, चूंकि और है तो प्लस लगेगा। और तीन पेन, अब बताओ, एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य होता है y रुपया, तो तीन पेन का कितना हो जाएगा, 3 × y।
और इन सब का जो जोड़ है वो कितना है 28 रुपये है। ये हमारा इक्वेशन दूसरा बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे इक्वेशन बने, देखो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स का मतलब होता है 3 इंटू एक्स का मतलब होता है 3 इंटू एक्स का मतलब होता है 3x, और 4 इंटू वाई का मतलब होता है 4y इक्वल टू 39, और यहाँ पे 2x का मतलब हो 2 इंटू एक्स का मतलब होता है 2x, और ये 3 इंटू वाई का मतलब होता है 3y, और ये इक्वल होगा 28 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन बनी, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, यही इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया दोबारा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बने, अब देखिए इसको चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं दो चर है कि नहीं, एक्स और वाई दो चर है। ठीक है, पावर कितनी है, पावर 1 है, तो रैखिक भी हो गया, और युग्म में जोड़ा में है, यानी कि 2 है तो जोड़े में है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, दो चर का रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर का रैखिक समीकरण युग्म है ये। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जिनको हम सॉल्व करने के लिए दो चर में हम समीकरण को बनाएंगे, तो इसको हम दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म बोलते हैं। आइए अब आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, एक मिनट में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, दो चर का जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो दो रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो दो चर का रैखिक समीकरण होता है और उसमें भी क्या युग्म, युग्म मतलब दो समीकरण जो हों, वो क्या प्रदर्शित करते हैं, वो दो रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एक समीकरण लिखा था, ये वाले समीकरण। ठीक है, ये वाले जो समीकरण होते हैं इनको मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि नोटेशन में लिखते हैं हम, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्म का, जैसे a1 यहाँ पे a b c जो क्या है, a1 b1 c1 क्या है, हमारे अचर होते हैं। क्या होते हैं, अचर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्म का है। ठीक है, जहाँ a1 क्या है 2 है, b1 क्या है 3 है, c1 क्या है -4 है। तो अगर इस समीकरण को अगर मैं ग्राफ पे प्रदर्शित करूँ तो ये हमेशा क्या बनाएगा, एक रेखा बनाएगी, एक सीधी रेखा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा एक समीकरण हो गया। इसी तरीके से चूंकि दो समीकरण होते हैं तो दो क्या बनाएंगे, दो रेखाएं बनाएंगे। मान लेते हैं एक रेखा ये है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि चूंकि x और y दो चर हैं, इसलिए ये दो चर का, और चूंकि घात एक है इसलिए रैखिक समीकरण है, और जोड़े में है तो ये क्या है, दो चर का रैखिक युग्म का समीकरण है। ठीक है, और ये दोनों क्या प्रदर्शित करते हैं, रेखाएं हमेशा एक सीधी रेखा प्रदर्शित करते हैं, एक सीधी रेखा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब चूंकि अगर मैं बात करूं, ठीक है, दो आपको समझ में आ गया कि जो ये समीकरण होगा, जैसे यहाँ पे मैंने समीकरण बनाया, ये दोनों समीकरण ही एक एक रेखा को प्रदर्शित करेंगे। वो भी रेखा कैसी होगी, सीधी रेखा होगी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि कितने प्रकार से आप रेखाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, दो रेखाएं कितने प्रकार से आप दिखा सकते हो। जैसे दो रेखाएं क्या हो सकती हैं, या तो दो रेखाएं ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे को कहीं पे काट रही हो, जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये दो रेखाएं क्या करें, एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिंदु एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। ठीक है, यानी कि दो रेखाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें एक रेखा को मैं इक्वेशन दिखाता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक दूसरी रेखा को मैं नाम देता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो समीकरण हो गए, और दोनों क्या करेंगे, एक एक रेखा को प्रदर्शित करेंगे। तो रेखा या तो एक दूसरे को काट सकती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है। दूसरा किस तरीके से दिखा सकते हैं, अगर ये दोनों क्या हो जाए, इस तरीके से भी हो सकती हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना काटें, यानी कि क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी कि समांतर हो जाए। तो इस रेखा का नाम देता हूँ मैं a1x प्लस b1y प्लस c1। मान लेते हैं इस समीकरण की रेखा है, और ये दूसरा समीकरण भी मैं दिखाता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो केस बन गए। क्या कोई और केस बन सकता है, एक केस और बन सकता है, क्या कि दोनों रेखाएं क्या हो जाए, एक के ऊपर दूसरी हो जाए। जैसे एक रेखा ये है, ठीक, और इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी हो जाए, एकदम जस्ट इसी के ऊपर। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ये वाला जो है, इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, संपाती रेखा। क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। यहाँ पे क्या है, जो दोनों इक्वेशन है हमारे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वो भी उसी रेखा का है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 भी
इक्वल टू 0 भी उसी रेखा का है, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे पर संपाती हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया, समांतर रेखा हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, एक बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं। इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं बनेगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो रेखाएं एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटे, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो रेखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं, और वो एक बिंदु पर काटेंगी, या तो नहीं काटेंगी, या तो अनंत पर काटेंगे, अनंत बिंदुओं पर काटेंगे। जैसे यहाँ पे एक बिंदु पर काट रही हैं, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं काट रही क्योंकि समांतर है, और इसमें देखिए अनंत बिंदुओं पर काट रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे बिंदु होंगे जहाँ पे एक दूसरे को ये काटेंगे अनंत बिंदुओं पर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर इस तरीके से एक बिंदु पर प्रक्षेद करता है तो इसको हम बोलते हैं एक हल। क्या बोलते हैं, एक हल। अभी मैं आपको बीजगणितीय विधि से भी समझाऊंगा, पहले यहाँ पे समझते हैं। अगर एक बिंदु पर काटता है तो इसको हम बोलते हैं एक हल होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कोई हल, कोई हल नहीं, ठीक है। यानी कि अगर दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो उनका कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अब अगर एक रेखा दूसरे पर संपाती हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं कि अनंत हल है, क्योंकि अनंत बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत हल। क्या बोलेंगे, अनंत हल बोलते हैं, अनंत हल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हम सभी समीकरण को बार बार ग्राफ से दर्शा कर तो नहीं चेक कर सकते कि कौन सी एक बिंदु पर काट रही है, कौन सी समांतर रेखा है, कौन सी संपाती रेखा, इसको हम बार बार चेक नहीं कर सकते ग्राफ बनाकर। तो हम इसके लिए बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। वो क्या है, आइए समझते हैं। देखो, बहुत ही आसानी से समझिएगा। इन तीनों, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, और ये तीसरी अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं को हम बीजगणितीय विधि से समझेंगे। देखिए किस तरीके से। पहले हम समझते हैं, मान लेते हैं दो इक्वेशन है हमारे। इक्वेशन का नाम मैं लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया रैखिक समीकरण का। और दूसरा इक्वेशन भी मैं लिखता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब चूंकि ये रैखिक है, दो चर में है, तो और युग्म में भी है, तो इसको हम बोलते हैं दो चर का रैखिक युग्म समीकरण, ठीक है। चलो, अब हम पहली स्थिति की बात करते हैं, जब एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, जिससे समझने में आसानी होगी। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या समझा कि ग्राफी विधि से किस तरीके से हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी रेखा, कौन से दो समीकरण का एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अनंत हल होगा, यानी कि वो संपाती होंगी, या समांतर होंगी, या प्रच्छेदी होंगी। अब हम बीजगणितीय विधि से समझते हैं। बीजगणितीय विधि से समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है समीकरण। यहाँ पे प्रच्छेदी रेखा के लिए क्या प्रतिबंध है, समांतर। अगर दोनों समीकरण समांतर है, यानी दोनों समीकरणों का जो रेखाएं हैं वो समांतर है, तो क्या प्रतिबंध होगा। और संपाती है, संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी है, तो क्या प्रतिबंध होगा। देखिएगा, यहाँ पे मैंने समीकरण लिखा है, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो प्रतिबंध क्या है ये देखते हैं। देखो, प्रच्छेदी तब होंगी जब यहाँ पे a1 यानी कि x का गुणांक बटे a2 का गुणांक, a1 बटा a2 यानी कि पहले समीकरण का x का गुणांक और दूसरे समीकरण का x का गुणांक, ये बराबर नहीं होने चाहिए। किसके, पहले समीकरण के y के गुणांक यानी कि b1 और बटा दूसरे समीकरण के y के गुणांक यानी कि b2 के। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तो वो क्या होंगी, प्रच्छेदी होंगी। प्रच्छेदी का मतलब होता है कि क्या होगा, एक हल होगा, एक हल, या आप एक अद्वितीय हल भी लिख सकते हैं, एक हल होगा। क्योंकि मैंने आपको यहाँ ग्राफ पे समझाया था, पहली कंडीशन देखिए, एक ही बिंदु पर कट कर रहा है तो एक ही हल होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। समांतर कैसे पता करेंगे, समांतर तब होती हैं जब हमारा क्या हो जाए, a1 बटा a2 यानी कि x का गुणांक, और यहाँ पे दूसरे समीकरण में x का गुणांक, ये बराबर हो जाए b1 बटा b2 के। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। c1 c2 क्या है, ये जो अचर पद होते हैं यहाँ पे इसका, ठीक है। अगर ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। और यहाँ पे क्या होता है, कोई हल नहीं होता। मैं लिख दे रहा हूँ, कोई हल नहीं, कोई हल यहाँ पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दूसरा सिनारियो आप देखिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दो समीकरण है, दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं कट कर रहे हैं, समांतर रेखाएं हैं, समान, जैसे रेल की पटरी होती है, एक दूसरे को कट नहीं करती, उसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे समांतर है और कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रतिबंध क्या है, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। ये बहुत काम आएगा आपको क्वेश्चन लगाने में, इसलिए इसको ध्यान रख के चलिएगा। और संपाती कब होती है, तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या थी, जब एक रेखा दूसरे पर ही पड़ जाती है, यानी कि संपाती हो जाती है, तो उसका प्रतिबंध क्या है, उसमें तीनों बराबर होते हैं, यानी कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और ये बराबर होगा c1 बटा c2 के। बात समझ में आया, a1 बटा a2
बराबर होगा B1 बट्टा B2, ये बराबर होगा C1 बट्टा C2। अगर ऐसी स्थिति आती है कि सभी बराबर हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि अनंत हल होंगे। क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलते हैं कि अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। तो यहाँ से आप प्रतिबंधों को याद कर लीजिएगा कि अगर प्रच्छेदी रेखा है तो सिर्फ एक हल होगा, एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगी, और उसी कंडीशन क्या है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। अगर समांतर है, समांतर में क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के। अगर तीनों बराबर हो जाए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बराबर C2, तीनों बराबर हो जाए तो फिर क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, यानी कि एक रेखा दूसरे पर संपाती हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आता है संगत और असंगत बताने को। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, संगत का मतलब क्या होता है। संगत का मतलब होता है, ये क्या है आपका, संगत है, यानी कि यदि एक हल हो या फिर अनंत हल हो, एक हल हो या फिर अनंत हल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक हल है, तो अगर रेखा प्रच्छेदी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगत है। क्या है, समीकरण क्या है, संगत है। अगर कोई हल नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत है। क्या बोलते हैं, असंगत है। अब चूंकि अनंत हल है, यानी कि हल तो ही है, जब भी हल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगत। क्या बोलते हैं, संगत है। ठीक है, अगर ऐसे आपको दो समीकरण दे देगा, उससे पूछेगा कि संगत है क्या संगत, तो आप देखिएगा अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये वाली सेटिस्फाई हो तो उसको हम बोलेंगे कि संगत है। और अगर कोई हल ना आए, यानी कि समांतर आ जाए, तो हम बोलेंगे असंगत है। ये हो गया। दूसरी चीज, आश्रित पूछता है कि आश्रित और अनाश्रित क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर संपाती रेखाएं हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आश्रित। क्या बोलते हैं, आश्रित। कोई समीकरण आश्रित कब होगा, जब A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 सभी बराबर हो जाएं तो उसको हम आश्रित बोलते हैं। और अगर प्रच्छेदी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनाश्रित। क्या बोलते हैं, अनाश्रित बोलते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, अनाश्रित। साथ ही अगर हम हल के प्रकार के, हल मतलब होता है सोल्यूशन, यानी कि कितने बिंदुओं पर काटता है। तो अगर हम बात करें हल की, तो अगर प्रच्छेदी है तो क्या होगा उसका, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब कि सिर्फ एक और एक ही हल होगा, अद्वितीय। अद्वितीय हल। जैसे अगर हम बात करें मुकेश, एक नाम लेते हैं मुकेश, तो मुकेश नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो अब मुकेश अद्वितीय नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सूर्य, तो सूर्य क्या है, सूर्य, अगर मैं सूर्य तारा की बात करूँ तो सूर्य तो एक ही है ब्रह्मांड में। ठीक है, तो सूर्य क्या हुआ, अद्वितीय। इस तरीके से जो सिर्फ एक ही हो उसको हम अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है, चूंकि एक ही बिंदु पर कट करता है तो अद्वितीय होता है। और यहाँ पे क्योंकि जब समांतर रेखाएं होती तो कोई हल नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें अद्वितीय नहीं, इसमें हम बोलते हैं कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं। और चूंकि जब रेखाएं संपाती हो जाती हैं तो अनेक अनंत बिंदुओं पर कट करती हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे हम इसलिए लिखते हैं अनंत हल। अनंत, अनंत हल। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से ध्यान रखिएगा। ये टेबल आपके लिए बहुत काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने आपको समझा दिया, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ क्या क्या मैंने आपको समझाया। मैंने आपको समझाया, एक मिनट मैं आपको ऊपर से यहाँ पे समझा दूँ। पहले मैंने आपको समझाया कि दो चर का मतलब क्या होगा, चैप्टर का अर्थ क्या है। दो चर का मतलब दो चर होंगे, एक्स और वाई, यू भी, इस तरीके से। रेखिक का मतलब क्या होगा, हमेशा चर की घात कितनी होगी, एक होगी। और युग्म का मतलब मैंने बताया कि दो समीकरण होंगे, यानी कि जोड़े में होंगे दो समीकरण। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक समीकरण का उदाहरण दिया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2x प्लस 4y माइनस 3। यहाँ पे आप देख के इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे दो चर हैं, x और y, घात दोनों की एक एक है, और चूंकि जोड़े में है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण, तो इसको हम दो चर का रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। फिर मैंने आपको एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण दिया, जैसे 3 पेंसिल और 4 पेन का मूल्य 39 रुपये है, और 2 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य 28 रुपये है। तो उसको किस प्रकार से आप समीकरण में दिखाओगे, तो पहले हमने क्या मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये, और एक पेन का मूल्य कितना है, वाई। क्योंकि जब एक चीज़ का हमें पता रहता है, एक का दाम पता रहता है, तो हम और का दाम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको समीकरण में दिखाया, क्योंकि दिया था कि 3 पेंसिल और 4 पेन का मूल्य 41 है, तो एक पेंसिल का x है, तो 3 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 3 × x, और 4 पेंसिल का 4 × y, सॉरी 4 पेन का 4 × y, और ये 42। और इसी प्रकार दूसरा हमने लिखा, और ये इस तरीके से, चूंकि दोनों x और y दो चर में थे, रैखिक थे, इसलिए दो चर का रैखिक समीकरण हो गया। दो चर का रैखिक समीकरण युग्म दो रेखाओं को प्रदर्शित करता है। चूंकि अगर एक ही समीकरण होता तो एक रेखा को प्रदर्शित करता, ठीक है, लेकिन दो समीकरण है, ये दो रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। अब मैंने बताया कि एक तल में दो रेखाएं तीन प्रकार से हो सकती हैं। क्या क्या,
देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, एक समीकरण रहेगा तो एक रेखा, दो समीकरण रहेगा तो दो रेखा, दो समीकरण होते हैं तो दो रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि दो रेखाएं कितने प्रकार से हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि दो रेखाएं एक एक दूसरे को काट रही हो किसी बिंदु पर, अगर एक बिंदु पर काट रही हैं तो एक हल होगा। अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, यानी कि कहीं भी काट नहीं रही एक दूसरे को, जैसे रेल की पटरी होती है काटती नहीं है, तो वहाँ पे कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाए। ठीक है, जब दो दो रेखाएं दूसरे के ऊपर हो जाती हैं तो उसको सपाती रेखाएं बोलते हैं, और वहाँ पे अनंत बिंदुओं पर काटती हैं, इसलिए अनंत हल होता है। इसको हम संगत बोलते हैं। ये भी संगत बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक हल है, यहाँ पे अनंत हल है। यहाँ पे कोई हल नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर दो समीकरण आपको दिए हैं A1 B1 C1, यहाँ पे देखो A1 क्या है, x का गुणांक है, y क्या है, B1 क्या है, y का गुणांक है, C1, और A2x प्लस B2y प्लस C2, ये आपका दो समीकरण है। तो इसकी किस तरीके से हम तुलना करके जान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर बार आप ग्राफ तो नहीं बना सकते, तो इसलिए हमें बीजगणितीय विधि का भी जानना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे स्टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि रेखा अगर प्रच्छेदी होंगी तो क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो वहाँ पे एक हल होगा। ठीक। और अगर समांतर है तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 यानी कि जो अचर पद हैं उनका अनुपात बराबर नहीं होगा। अगर रेखाएं समपाती हैं तो क्या होगा, अनंत हल होगा, यानी कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।